तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप नंबर्स को पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह पैसे को इन्वेंट करके और पैसे बनाते हैं। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 डील निपटाए, जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपने एसेट वाले कॉलम में 2 करोड़ रुपए बनाने में कामयाब हो गए थे और इस तरह साल की एस्टिमेटेड इनकम 19 लाख हो गई थी और इसका ज्यादातर हिस्सा हमारे प्राइवेट कॉर्पोरेशन द्वारा सुरक्षित था। हर साल मिलने वाले इस 19 लाख रुपए का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कार, पेट्रोल, ट्रिप्स, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर वगैरह चीजों पर खर्चा हो सकता था। जब तक गवर्नमेंट को उस इनकम पर टैक्स लगाने का मौका मिलता, तब तक ये कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। इसमें से कौन सी सलाह आपको ज्यादा मुश्किल लगती है? एक, कड़ी मेहनत करो, 50% की रेट से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है उसमें से सेव करो। आपकी सेविंग पर आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या फिर ऑप्शन 2, पैसे की समझ डेवलप करने का समय निकालो, अपने दिमाग और एसेट वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाप अपना सिर हिलाता हूँ जब मैं लोगों को ये कहते सुनता हूँ, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वो अच्छी हो सकती है, पर क्या वो काफी है? मैं जानता हूं कि ऊपर बताई गई इन्वेस्टमेंट टेक्निक एक छोटी सी टेक्निक है। इसे ये बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सक्सेस ये बताती है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरू होता है। मैंने इसे पहले कहा है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक बार इसे फिर दोहराना चाहता हूँ। फाइनेंशियल बुद्धि यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 मेन टेक्निकल स्किल से मिलकर बनती है। एक, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी नंबर्स को पढ़ने की एबिलिटी। 2, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी यानी पैसे द्वारा पैसे बनाने का साइंस। 3, मार्केट की डिमांड और सप्लाई। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने मार्केट को वो दिया जो इसे चाहिए था, यही बिल गेट्स ने भी किया। ये मौका भी मार्केट ने दिया था कि 20 लाख रुपए में कोई मकान खरीदकर उसे 60 लाख रुपए में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत 75 लाख रुपए थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। और चौथी स्किल हमें चाहिए कानून की यानी कि लॉ की। अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस। मैं रूल्स के अंदर रहकर खेलने की सलाह देता हूँ। अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप में ये बेसिक फाउंडेशन होनी चाहिए। या इन स्किल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चाहे आप छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, प्रेशियस मेटल, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें या फिर इसी किस्म का कोई दूसरा काम करें। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें भी जा रहा था। लेकिन मैं इससे बाहर निकलने का सोच रहा था, क्योंकि मार्केट में अब इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, इकोनॉमी सुधरती बिगड़ती रहती है, दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे मौके देती रहती है। आपकी जिंदगी के हर दिन पर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे होते हैं। और दुनिया और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए परमानेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उतने ही ज्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार मैं फिर यही कहूंगा कि इसका जवाब आप दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैं क्यों इसे सीखता और डेवलप करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बदलाव हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं बदलावों का स्वागत करना चाहता हूं और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट में हर बदलाव पर कुछ लोग अपनी जॉब के लिए घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए प्रॉब्लम्स को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार जिंदगी प्रॉब्लम्स दे देती है, और इन प्रॉब्लम्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदलना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से करोड़ों में बदल देता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट के कई और एग्जाम्पल देने में झिझकता हूँ। मैं इसलिए झिझकता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या फिर अपनी शेखी बघारने वाला कहा जाएगा। ये मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ ताकि उसके नंबर और टाइमिंग से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके। मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आपको ये बता सकूं कि ये आसान है, ये ज्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स के बारे में जानते हैं। मैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए 2 मेन टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ।
रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज को अपनी फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। हर दिन मेरी प्रॉपर्टीज कैश फ्लो जनरेट करती हैं और उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। छोटे कैपिटल के स्टॉक्स को तेज ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने द्वारा दी गई हर चीज करने की सलाह नहीं देता। एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल ही है। अगर अपॉर्चुनिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाता हूँ तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। पैसे के बारे में फैसला लेने में हमें सिर्फ सिंपल मैथ्स और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। एग्जाम्पल का इस्तेमाल नीचे बताए 5 कारणों से किया जाता है। 1. लोगों को ज्यादा सीखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। 2. लोगों को ये बताने के लिए कि अगर फाउंडेशन मजबूत है तो पैसे का महल बनाना आसान है। 3. ये बताने के लिए कि कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है। 4. ये दिखाने के लिए कि आपके गोल्स को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं। और 5. ये बताने के लिए कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 1989 में मैं ओरेगोन के पोर्टलैंड में एक खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। ये एक टाउन था जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे। वे छोटे और सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ है यानी फॉर सेल के बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था। स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था और इकोनॉमी में मंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक फॉर सेल का बोर्ड देखा जो वहां काफी लंबे समय से लगा हुआ था। वो पुराना लग रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की कीमत क्या लगाई है? मालिक घूमा और कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा ले। ये 1 साल से ज्यादा समय से फॉर सेल के लिए है और अब तक इसे कोई देखने तक नहीं आया। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और आधे घंटे बाद मैंने इसे 20 लाख रुपए में खरीद लिया, जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। मैंने इन 20 लाख में से 5 लाख खुद के दिए और 15 लाख रुपए का लोन लिया। ये 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर सा घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रेड का ट्रिम बना हुआ था। ये 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और 2 छोटे छोटे बेडरूम थे। ये रेंट पर देने के लिए एक परफेक्ट घर था। इस घर की कीमत कम से कम 45 लाख होगी, जो कि मैंने 20 लाख रुपए में खरीदा था। मैंने मालिक को 45 लाख रुपए के घर के लिए 5 लाख रुपए कैश दिए और 15 लाख बैंक से लोन लेकर के दिया। लेकिन इस घर की नॉर्मल समय में कीमत कम से कम 65 लाख होगी। अभी मार्केट डाउन होने की वजह से कोई खरीद नहीं रहा था। मालिक ने 1 हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वो इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया जो कि एक लोकल कॉलेज में प्रोफेसर था। लोन की इंस्टॉलमेंट, खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में 4000 रुपए आते थे, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगोन का रियल एस्टेट मार्केट मंदी से उबर आया और बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसके बायर्स बढ़ गए। मैंने उस छोटे से घर को कैलिफोर्निया से आए एक यंग कपल को 95 लाख रुपए में बेच दिया, यानी कि 95 लाख रुपीस में, जिन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में लगभग मुझे 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्स फ्री एक्सचेंज में रख दिए और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। आई होप आपको 1031 एक्सचेंज याद होगा, जो हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि ये अमेरिका में एक लॉ है कि अगर आप एक घर को बेचकर उसके प्रॉफिट से दूसरा घर ले लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनीवेज, रॉबर्ट कहते हैं कि एक महीने में मुझे बीवर्टन ओरेगोन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। एक बार फिर से वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने 4.5 करोड़ की बिल्डिंग के लिए 3.25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। वे 3 करोड़ रुपए पर मान गए और मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रोसेस का फायदा उठाते हुए मैंने उस बिल्डिंग को 4.5 करोड़ रुपए में बेच दिया और एरिजोना फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और वैसे भी हमें इसे बेचना था। पहले जो हाल ओरेगोन के मार्केट का था, वही मंदी का माहौल फिनिक्स के लिए रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत 8.5 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 2.25 करोड़ यानी कि 2.25 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट देना था। 30 यूनिटों से आने वाला कैश फ्लो 5 लाख रुपए हर महीने से कुछ ज्यादा था। एरिजोना का मार्केट भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोराडो के इन्वेस्टर ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए 12 करोड़ रुपए देने का ऑफर रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर सोच रहे थे, पर हमने ये देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन लॉ में बदलाव करेगी।
अगर वो बदलाव करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने हमें 5 लाख रुपए मिलते रहना अच्छा लगता था। इस एग्जाम्पल में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, मार्केट की समझ और लॉ की जानकारी होना जरूरी है। अगर लोग इन बातों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो साफ है कि वे स्टैंडर्ड सलाह को फॉलो करेंगे जो कि कहती है सेफ गेम खेलना चाहिए और सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वे मौके बहुत कम प्रॉफिट देते हैं। उन्हें इतना ज्यादा सेफ बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला प्रॉफिट कम हो जाता है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउस रिस्क भरे सौदों से बचते हैं ताकि वे खुद की और अपने कस्टमर्स की सुरक्षा कर सकें, और ये पॉलिसी की समझदारी भी है। असली हॉट डील्स नौसिखियों को नहीं दी जाती। अक्सर बेस्ट डील्स उन लोगों के लिए रखे जाते हैं जो इस गेम को अच्छी तरह से समझते हैं, और ऐसे डील्स अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के रिस्क भरे डील नौसिखियों के सामने रखना टेक्निकल रूप से गैर कानूनी यानी कि इलीगल माना जाता है, पर ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज्यादा पॉलिश्ड होता जाता हूँ उतने ही मौके मुझे मिलते जाते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने का एक और फायदा ये होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा मौके आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है आपके लिए ये बताना आसान होता जाता है कि कोई डील अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तुरंत एक बुरे डील को पहचान सकती है या एक बुरे डील को अच्छे डील में बदल सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूँ और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं उतना ही ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योंकि समय के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त अब भी सेफ गेम खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर उनकी फाइनेंशियल बुद्धि डेवलप नहीं हो पाई है, जिसे डेवलप होने में बहुत समय लगता है। मेरी टोटल फिलॉसफी है कि अपने एसेट वाले कॉलम में बीज बोना। ये मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूँ और बीज बोता हूँ। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में हमारे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। ये हमारा अपना REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको फेट की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज तो 5 लाख से 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई थी। कैश पैसे से खरीदी गई ये प्रॉपर्टीज खुशकिस्मती से तेजी से बढ़ते मार्केट में ज्यादा वैल्यू की हो गई थी, और टैक्स से फ्री रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के साथ ही बिजनेस करते हैं, जिनके पास हर महीने के इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है। हम ज्यादा रिस्क वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक होने जा रही हैं। कितनी तेजी से पैसा बढ़ता है इसका एग्जाम्पल देखिए। हमने कंपनी के पब्लिक होने से पहले 25 रुपए पर शेयर के रेट पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर हो गई तो उसके शेयर का प्राइस 200 रुपए पर शेयर हो गया। ये ऐसे भी ज्यादा होगा। ऐसे भी कई साल रहे हैं जब हमारे 25 लाख रुपए एक साल से भी कम के समय में 1 करोड़ रुपए बन गए हैं। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो ये जुआ नहीं है। ये जुआ तब होता अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से कामयाब होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने टेक्निकल नॉलेज, इंटेलिजेंस और गेम के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि रिस्क कम से कम रहे। वैसे रिस्क तो होता ही है। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है जिससे आपकी सक्सेस के मौके बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए रिस्क भरी होती है वो दूसरे आदमी के लिए उतनी रिस्क भरी नहीं होती। यही वो बेसिक कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार मोटिवेट करता हूँ कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करें। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे आपके सक्सेसफुल होने के मौके उतने ही ज्यादा होंगे। मैं खुद जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है और इसलिए मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं इस गेम को 1979 से खेल रहा हूँ और मैंने इसमें काफी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। पर अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोगों के लिए रिस्क भरे क्यों हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अलग अलग तरह से बना सकेंगे। जैसे 2.5 लाख रुपीस से एक साल में 10 लाख रुपीस बनाना आपके लिए कम रिस्क भरा होगा। जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है।
मेरा पर्सनल बेस रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट पसंद करता हूँ क्योंकि ये परमानेंट और धीमी गति से चलने वाला है। मैं सॉलिड बेस को पसंद करता हूँ। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्टेबल ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो इसकी कीमतें बढ़ने की संभावना भी अच्छी होती है। रियल एस्टेट की सॉलिड फाउंडेशन होने के कारण मैं रिस्क भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूँ। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूँ और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूँ ताकि मैं और एसेट खरीद सकूं। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं दुनिया भर में घूमा हूँ और मैंने हर जगह इन्वेस्ट करना सिखाया है। हर शहर में मुझे ये सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा चल रही हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को ये कहते सुनता हूँ कि आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि शायद आपको ये कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी तक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती है कि वे अपने सामने पड़े हुए मौकों को देख और पहचान सकें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं शुरुआत कैसे करूं? पिछले चैप्टर में मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलने वाले 10 स्टेप्स के बारे में बताया है, पर ये हमेशा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए। ये सिर्फ एक गेम है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको एक्सपीरियंस मिलता है, पर हमेशा एंजॉय करें। ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम ये सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती हैं और गलतियों को करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। पर अगर हम इंसानों के सीखने के प्रोसेस पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखता है। हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, पर आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मेन कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, पर हारने वाले डरते हैं। सक्सेस की प्रोसेस का एक हिस्सा फेलियर भी है। जो लोग फेलियर होने से बचते हैं, सक्सेस उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के गेम की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलता हूँ, गलतियां करता हूँ, गलतियां सुधारता हूँ और ज्यादा गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ और इस तरह से मेरा गेम बेटर होता जाता है। अगर मैं गेम में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने अपोनेंट से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ कि अगले शनिवार को मिलेंगे। इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं। एक, पहले और सबसे आम तरह के इन्वेस्टर वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में इन्वेस्ट करते हैं। वे रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वे कुछ खरीदते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये इन्वेस्ट करने का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के इन्वेस्टर वे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर आमतौर पर डील्स को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पार्ट्स को किस तरह असेंबल किया जाता है, पर मैं ये जानता हूँ कि फाइनेंशियल मौकों के पार्ट्स को किस तरह से असेंबल किया जा सकता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे टाइप का इन्वेस्टर ही प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है। कई बार तो पार्ट्स को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे टाइप का इन्वेस्टर बनने के लिए मोटिवेट किया। ये सीखना जरूरी है कि पार्ट्स को किस तरह से असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर बड़ी जीत का मौका होता है। और अगर किस्मत आपके साथ न हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको 3 मेन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन स्किल्स की जरूरत होती है। एक, किस तरह ऐसे मौके खोजें जो दूसरों को नहीं दिखाई देते हो। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, पर दूसरे जो नहीं देख पाए थे और जो उसने देख लिया था वो ये था
कि उस घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े भी थे। उसने एक कंपनी में जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन 5 प्लॉट को बिल्डर को बेच दिया। इस डील में उसे अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा पैसे मिले। तो उसने 2 महीने के काम में 75 लाख रुपए कमा लिए। ये बहुत ज्यादा रकम तो नहीं है, पर ये मिनिमम सैलरी से तो ज्यादा ही है और ये टेक्निकल रूप से मुश्किल भी नहीं है। 2, पैसा किस तरह जुटाया जाए। एवरेज आदमी बैंक जाता है, पर इस दूसरे किस्म के इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि कैपिटल किस तरह से जुटाया जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने सीखा है कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना जरूरी नहीं है, पर पैसा इकट्ठा करना एक इम्पोर्टेंट आर्ट है। अक्सर मैं लोगों को ये कहते सुनता हूँ कि बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है या मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोगों की प्लानिंग ठप हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए डील नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन स्किल्स को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है, जबकि मेरे बैंक में एक पैसा भी नहीं था। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। मैंने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि बायर और सेलर के बीच में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था। फिर मैंने 1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे मुझे बाकी पैसे को जुटाने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसकी असली कीमत 20 लाख थी। मैंने इस पैसे को कभी भी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे 1 लाख दिए थे, उसने मुझे 50,000 रुपए भी दिए ताकि वो मेरी जगह पर आ जाए, और इस तरह वो मेरी जगह पर आ गया और मैं उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल गया। इस काम में मेरे कुल 3 दिन लगे। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या खरीदते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना जानते हैं। इन्वेस्ट करना खरीदना नहीं होता है, ये नॉलेज है। 3, किस तरह स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो ये पक्का कर लें कि आपका एडवाइजर समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसके इनाम भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप इन स्किल्स को नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको पहली तरह का इन्वेस्टर बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा कैपिटल है। आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। और इसी के साथ अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 7